खूबसूरत है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर जितने भी एनसीईआरटी है, सभी एनसीईआरटी कंटेंट को विस्तार पूर्वक पढ़ाई जाती है। इस यूट्यूब चैनल पर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का भी कोर्स कराई जाती है। जो भी कम्पिटिटिव हो, जनरल हो, एसएससी हो, जीडी, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन इस पे कराई जाती है। अतः जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, अगर जिस जगह पर जिस किसी स्टूडेंट को डाउट होती है, वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। चलिए, मैं पिछल की वीडियो में कुछ बता दिया था कि इसमें कोशिका के बारे में, कोशिका क्या है, कोशिका विज्ञान कोशिका जो है बायोलॉजी के अंतर्गत क्यों रखी गई। पिछल की वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो पिछल की वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका हम जीव विज्ञान के अंतर्गत क्यों रखते हैं उसको, ये सारा चीज के बारे में डिटेल से अध्ययन कर देते हैं। चलिए, उसका पीछे वाला वीडियो का हम हल्का सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक छोटी सी कंटेंट में समझ लेते हैं कि पिछले के बार जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किया गया तो उसमें कितना आप रिकॉल किए हैं। अब इससे संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में पूछी गई है, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से ली गई है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पूछी गई क्वेश्चन है उसको हम एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पे उसका भी सेट एक बना कर लाए हैं जो आप लोग के बीच दिखाएंगे। चलिए, मैं पीछे वाला वीडियो का ही कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ, कितना कितना आपको याद है वो चीज़ को समझिएगा। तो कल बताया गया था नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में बताई गई थी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी एवं सजीव का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है, कल बताया गया था। ये भी कल बताया गया था कि जीव विज्ञान सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने उस चीज का उपयोग किया। मैंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था, तो लैमार्क और ट्रेविरेंस। ये कब किए थे, तो 1802 ईस्वी में। ये भी कल बताया गया था, इसके बारे में डिटेल से बताया गया था, एक्सप्लेनेशन किया गया था। ये भी कल बताया गया था कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बने हैं, बायोस प्लस लोगोस, यानी कि लाइफ एंड स्टडी। इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए, दोनों को एक सम्मिश्रित मिला के देखा जाए तो जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। और इसको कल ये भी बताया गया था कि बायोलॉजी को दो भागों में, दो मुख्य शाखाओं में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत सभी को एक साथ लेकर चलना उचित नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना था कि नहीं, बायोलॉजी को दो भागों में बांट दी गई है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी के हम लोग देखते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत तो जंतु विज्ञान, मैंने जंतुओं के बारे में जब भी अध्ययन की जाती है तो हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के जनक कल बताया गया था कि जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जबकि बॉटनी का जनक जबकि कल बताया गया था कि बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। कल इसके बारे में कल आपको डिटेल से बताया गया था कि बॉटनी का जनक कौन है। तो देखिए यहाँ पर है कि जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, कल इसके बारे में बताया गया था। जबकि अरस्तु द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी, हिस्टोरिया एनालिज, भी याद रखिएगा, ये भी कल डिस्कस किया गया था। बोटनी वनस्पति विज्ञान, तो बोटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत रहते हैं, यानी कि जूलॉजी जंतु विज्ञान और बोटनी जो है सो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। कल बताया गया था कि बोटनी जो है, बोटनी के अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में डिटेल से अध्ययन की जाती है। और थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक का कल नाम भी बताया गया था, हिस्टोरिया प्लांटर्म।
ये कल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे कि थियोफ्रेस्टस कौन थे। थियोफ्रेस्टस थे वनस्पति विज्ञान के जनक, और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो हिस्टोरिया प्लांटर्म। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड है इसलिए प्लांटर्म कहा जाता है। अब इसी में कल और भी बताया गया था कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में बोटानोज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घास। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कल। ये भी कल बताया गया था नेक्स्ट वीडियो पीछे, इससे पीछे वाला वीडियो में, कि कोशिका जो सेल है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, कल इसके बारे में बताए थे कि हमारा शरीर की संरचना प्रदान करने के लिए हमारा कोशिका होना अति आवश्यक है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। ये भी कल डिस्कस किया गया था कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने की थी जंगल में, यानी पत्ते जो रहते हैं ना, लिप्स, उसकी बारीकी कर कर उन्होंने देखा था कि उसकी जी पत्ती जो रहती है उस चीज को देखे कि कितना, माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने देखा सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो उसमें सारा चीज उन्हें, अरे मधुमक्खी के खोता की तरह उसमें दिखाई दिया, जाली जाली की तरह। तो उन्होंने बताया था कि एक हमारा सेल है, डेड सेल। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेड सेल का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया, तो 1665 ईस्वी में। कल इसके बारे में डिटेल से बता दिया गया था। हाँ, ये भी कल बताया गया था कि फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ कैटोलॉजी, फादर ऑफ कैटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। डेड सेल, मृत सेल, मृत सेल को क्या कहा जाता है, तो नेक्रोसिस, मृत सेल को नेक्रोसिस कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया था। रॉबर्ट ब्राउन भी क्या थे, उन्होंने कोशिका के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया माइक्रोग्राफिक पुस्तक में। अगर आपसे सवाल पूछता है कि रॉबर्ट ब्राउन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो माइक्रोग्राफिक पुस्तक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसी में हम लोग देखे थे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने किया था। अगर सर्वप्रथम कोशिका का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक, 1665। लेकिन 9 साल बाद 1674 ईस्वी में भी सेल का खोज हुआ, लेकिन वो जीवित सेल था। एक मृत सेल था, एक जीवित सेल। तो मृत सेल को डेड सेल कहते हैं और जीवित सेल को लिविंग सेल कहते हैं। तो जीवित सेल जो है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने जो जीवित सेल का खोज किया, उन्होंने 1674 ईस्वी में खोज किया, जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर आपके एक नंबर के सवाल आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो बताइए एंटोनी वॉन लीवेनहॉग को। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉग 2-3-4 को बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे चीज का खोज किया उन्होंने ही बताया था कि सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर में जो होती है, उससे हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, स्पर्म की होती है, और ओवम जिससे निकलने वाली जो एग है, वो सबसे बड़ी कोशिका है मनुष्य में। तो कल इसके बारे में डिटेल से कल अध्ययन किया गया था, बताया गया था, आप लोग को डिटेल से बताया गया था। अगर इसमें भी किसी को अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें कि जिस जगह पे जो भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताएं। उसके बारे में और डिटेल से एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के साथ और प्लस में 3D एनिमेशन के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा, और इमेज के साथ। तो चलिए, कल हम यहाँ तक आप लोग को बता दिए थे। आज इसी से आगे और जितने कल डिस्कस किया गया था उससे संबंधित MCQ लेकर आया हूँ आज, जो कि MCQ में जितने सारे क्वेश्चन थे वो सारा क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, कि जो NCERT से संबंधित है, उस जितने भी NCERT से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछी गई, उसका एक सीरीज बनाकर मैं लाया हूँ आज। मैं उसी के बारे में अब डिटेल से अध्ययन करूँगा। अब आप लोग ये प्रयास कीजिए कि कल कितने वीडियो में कितने क्वेश्चन को आप समझे, कितने क्वेश्चन याद हैं, उसके बारे में आप मिलाने का प्रयास कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपका सही है, और ऑथेंटिक के साथ कि NCERT में कहाँ से कौन सी पुस्तक में क्वेश्चन दी गई है, कहाँ से पूछा गया है।
चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आज का। कोशिका से देखिए संबंधित है। कोशिका, यह कोशिका विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एक एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका सब सारा चीज का एनालिसिस करके लेके आए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रथम क्वेश्चन, आप अपने आप से आंसर जवाब देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में कि आप कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसमें 15 क्वेश्चन का सीरीज है। आप 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, आप खुद अपने आप से इमेजिंग करके देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जीवधारी सजीवों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। मैंने जीवधारी सजीवों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैंने सजीव जीवधारी, जो जीवधारी जो है उसको अध्ययन को क्या कहा जाता है। हमने जो भी पेड़ पौधा नहीं, जितनी जीवधारी है, जैसे मनुष्य हो गए, कुत्ता बिलार सियार, जितने भी सारा चीज जीवधारी हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको इसमें ऑप्शन को चयन कीजिए किसके अंतर्गत रखा जाता है। फर्स्ट में ऑप्शन है जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, इकोलॉजी। अब किसके अंतर्गत जीवो सजीव जगत के अध्ययन करते हैं। जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, इकोलॉजी। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। चलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं कि जीवधारी सजीवों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी की यानी कि बॉटनी नहीं जूलॉजी के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। बायोलॉजी जीव विज्ञान। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन यानी कि इसकी ऑप्शन क्या होंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि जीवधारी है तो जीवधारी को हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि जीवधारी को जितने भी सजीव जगत है तो हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। लेकिन बायोलॉजी में भी दो भागों में बांट दिया गया था, एक बॉटनी एक जूलॉजी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवधारी सजीवों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भाई बायोलॉजी कहेंगे हम। पूरे संग्रह को हम बायोलॉजी ही कहेंगे ना। तो बायोलॉजी के दो दो भागों में बांटा गया, बॉटनी और जूलॉजी। ये कोई कंफर्म नहीं करा, यानी कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव की जीवित संरचना कार्य प्रणाली और विकास का समग्र अध्ययन है। जूलॉजी केवल जंतुओं और बॉटनी केवल पौधे का अध्ययन करता है, जबकि इकोलॉजी पर्यावरण संबंधित है। एनसीईआरटी कक्षा 9th के जीव विज्ञान को सजीवों की संपूर्ण शाखा के रूप में परिभाषित किया गया। ये क्लास नंबर 9th जो एनसीईआरटी बुक है वहां से क्वेश्चन लिया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी गई है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उसी का एक सीरीज लेकर आए हैं। अब विशेष करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और अटेम्प्ट मैंने किया सही से अटेम्प्ट करने का प्रयास करें कि आप इसमें कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम और में पूछे जा सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमेशा एक दिन बीच कर करके अपलोड की जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सकती है। चलिए यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का यानी कि क्या आंसर होगा, बायोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि बायोलॉजी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसे पीछे वाला में डिस्कस किया गया था कि बायोलॉजी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस कैटोस, लोगोस और एटोमोस, बोटानोज और लोगोस। इसमें कौन सी ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसमें जवाब देने का प्रयास करें। बायोलॉजी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है।
तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया था कि बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट में बायोस प्लस लोगोस, यानी बायोस प्लस लोगोस, ये इसके बारे में कल बताया गया था। बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का अर्थ होता है क्या? बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी स्टडी करना। इसके बारे में कल डिटेल से बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो वही कहता है कि बायोस और लोगोस, बायोस का अर्थ होता है लाइफ एंड लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन को स्टडी, डिस्कशन कहते हैं हम लोग, जो मिलकर जीवों का अध्ययन को दर्शाता है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि कैटोज कोशिका, एटॉमिक परमाणु और बोटानोज यानी घास को संदर्भित करते हैं। तो यह एनसीईआरटी में जीव विज्ञान की उत्पत्ति के रूप में वर्गीकृत की गई है। क्या वर्गीकृत की गई है? कि बायोलॉजी किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोस और लोगोस, ये दोनों शब्द मिलकर बने हैं तो बायोलॉजी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। आप अपने आप से अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे कौन सी क्वेश्चन सही है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक ने थे जो बायोलॉजी शब्द का उपयोग किए थे? तो याद रखिएगा, डार्विन एवं वॉलेस, लैमार्क एवं ट्रेविडेंस, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक एवं रॉबर्ट ब्राउन। तो इसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दें, इसका आंसर क्या होगा? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें आप। चलिए मैं बताता हूँ, समय सीमा समाप्त होती है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले दो व्यक्ति थे, लैमार्क और ट्रेविडेंस। लैमार्क और ट्रेविडेंस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लैमार्क एवं ट्रेविडेंस 1802 में लैमार्क और ट्रेविडेंस ने स्वतंत्र रूप से बायोलॉजी शब्द गढ़ा। डार्विन विकासवाद के लिए, स्लाइडेन स्वान कोशिका सिद्धांत के लिए और बहु ब्राउन कोशिका खोज के लिए जाने जाते हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह तथ्य शामिल है। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया। सारा जितने भी हम कंटेंट बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब कई एग्जामों में देखा गया है, तो सारा चीज एग्जाम में से क्वेश्चन को छांट छांट कर लाई गई, उसका एक सीरीज बनाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड एंड सॉन, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यहाँ पे एक सवाल आती है कि जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जंतुओं के अध्ययन, यानी कि जंतु को किस चीज में अध्ययन किया, यानी बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया था, हम आपको डिस्कस किए थे। तो जंतुओं के अध्ययन से संबंधित कौन सी विज्ञान में था? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। बोटनी, जूलॉजी, बताइए। कैटोलॉजी किस में होते हैं? बताइए आप चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट होगा? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो चलिए क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आप विशेष करके ध्यान दीजिए। सब जितने भी क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से हैं। तो जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जूलॉजी जंतुओं की संरचना, वर्गीकरण, व्यवहार और विकास का अध्ययन है। बॉटनी पौधों, है ना। कैटोलॉजी कोशिकाओं और एंटोमी शरीर संरचना से संबंधित है। एनसीईआरटी में जीव विज्ञान को जूलॉजी और बॉटनी में विभाजित किया है। ये आप क्लास एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में तो ये आपको दिया गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जूलॉजी। ये पिछले के क्वेश्चन में बता दिए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ कि प्रश्न नंबर, जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक किसे, यानी कि जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस के, ल्यूवेनहॉक को, अरस्तु को, मेंडल को। तो किसे कहा जाता है जूलॉजी का जनक? तो बताए थे कि बॉटनी और जूलॉजी दो चीज था। कि जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में दे जवाब। मैं आपकी जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करें कि जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन याद भी होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। आप अपने आप से कमेंट बॉक्स में लिखने का, टाइप करने का प्रयास कीजिए कि कितने क्वेश्चन को हम टाइप कर रहे हैं जल्दी जल्दी को, और वीडियो को पॉज कर करके रोकिए कि हम जो टाइप कर रहे हैं वो सही है या गलत, उस चीज पे भी डिस्कस कीजिएगा आप। तो चलिए क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कि अरस्तु ने प्राचीन काल में जंतुओं का विस्तृत वर्गीकरण और अध्ययन किया, जिनसे उन्हें जूलॉजी का जनक नाम दिया जाता है, नाम माना जाता है उनको। थियोफ्रास्टस बॉटनी के, ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान और मेंडल अनुमानसिकी के जनक है। अगर मेंडल अगर पूछेगा तो अनुमानसिकी का। ये भी देखिए यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ल्यूवेनहॉक को जीवाणु का जनक कहा जाता है और मेंडल को अनुमानसिकी के जनक कहा जाता है। एनसीईआरटी में आर्टोलॉजिकल और जूलॉजिकल फादर के रूप में उल्लेखनीय किया गया। यानी भी देखिएगा, एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल को जूलॉजी फादर के रूप में जाना जाता है। यानी कि जूलॉजी फादर, जो जूलॉजी जो है बॉटनी जूलॉजी, तो जूलॉजी को एरिस्टोटल, यानी कि एरिस्टोटल, हाँ बिल्कुल सही है एरिस्टोटल। देखिए यहाँ थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल को भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड की जाएगी। आज का सेवा यहीं तक समाप्त होती है, टाइम इज ए लिमिट। आज की सेवा यहीं तक समाप्त होती है और इससे जितने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में अपलोड की जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जहाँ पे जो भी डाउट है उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट वीडियो में अब इससे आगे वाला जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको बारे में डिटेल से बताया जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक।